कहते हैं सुंदरता सादगी में है, लेकिन फिर विज्ञान ने प्रगति की है और अब कॉस्मेटिक सर्जरी भी है। और आज हमारा विषय है हेयर ट्रांसप्लांट एंड कॉस्मेटिक सर्जरी। आज इसी विषय पर बातचीत रहेगी और बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुनील अरोड़ा। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप है प्लास्टिक सर्जन एंड मेडिकल डायरेक्टर ALCS जयपुर से। तो डॉक्टर सुनील, हेयर की अगर हम बात करें तो बहुत ही फाइन पार्टिकल है। हेयर ट्रांसप्लांटेशन तो एक कला ही हुई, तो कैसे एक प्लास्टिक सर्जन डिज़ाइन करता है कि किस स्कल पे कैसे आप उसको ट्रांसप्लांट करते हैं बालों को? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि जो आपके प्लास्टिक सर्जन हो या जो आपके सर्जन हो, उनके पास एक आर्टिस्टिक सेंस होना चाहिए जी। जो आपके फेस को एज अ होल इवेल्युएट करे। फेस के प्रोपोर्शंस होते हैं साइंटिफिकली, उसके हिसाब से आपकी हेयर लाइन डिसाइड करें। देन हेयर लाइन डिसाइड करते समय सबसे ज़रूरी चीज़ अपार्ट फ्रॉम एस्थेटिक्स ऑफ द फेस जो है वो ये है कि आपका ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस कितना है, आपकी एज कितनी है, आपका डोनर एरिया कैसा है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हेयर ट्रांसप्लांट में सबसे इंटीग्रल, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जो हेयर लाइन बने वो आपके फेस के हिसाब से कस्टमाइज्ड होनी चाहिए, इंडिविजुअलाइज्ड होनी चाहिए, किसी की कॉपी पेस्ट नहीं होनी चाहिए, तभी वो आपको एक नेचुरल लुक देगी। जी, और अगर आपके भी हेयर ट्रांसप्लांट या कॉस्मेटिक सर्जरी से रिलेटेड कोई सवाल हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए 011-2309-7532। 011 हमारा कोड है। 011 दिल्ली का STD कोड और नंबर है 2309-7532। ये जो आपने कहा डोनर एरिया, तो अगर ट्रांसप्लांट होना है तो व्यक्ति स्वयं बाल डोनेट करेगा या डोनर कोई और भी हो सकता है? नहीं, हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जो बाल लिए जाते हैं वो पेशेंट से या व्यक्ति के खुद के ही लिए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा कॉमनली जो डोनर एरिया या वो जो एरिया यूज़ किया जाता है बालों को लेने के लिए, वो स्कैल्प का पीछे का हिस्सा होता है। ये वाले जो बाल होते हैं ये जेनेटिकली इम्यून होते हैं हेयर फॉल से। अगर आप जनरल पब्लिक में भी देखेंगे तो बॉल्डनेस मेल्स में जो आता है वो फ्रंट पार्ट में और यहाँ पर ही आता है, पीछे वाले हिस्से में नहीं आता है। तो बालों की उन्हीं प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए, पीछे के बालों की उन्हीं प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए उन्हें यहाँ से निकाल करके और आगे की तरफ ट्रांसप्लांट किया जाता है और फिर वो बाल लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और वो बाल नहीं जाते हैं। ओके, मतलब एक बार आपने यहाँ से बाल लेकर आपने स्कैल्प पर लगाया तो वो वापस दोबारा झड़ेगा नहीं, कोई हेयर फॉल नहीं होगी, वो नहीं जाएगा बाल? देखिए, उसमें ये रहता है कि नेचुरल साइकिल जो हेयर की होती है वो डेफिनेटली हेयर फॉलो करते हैं और आते जाते रहते हैं। परमानेंटली वो बाल कभी नहीं जाते हैं। वो परमानेंटली तभी जाते हैं जब बॉडी में कोई मेजर इलनेस हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, जिस कंडीशन में बॉडी के नॉर्मल सेल्स ही एक तरह से खत्म होने शुरू हो जाए, उसी कंडीशन में वो बाल वापस जाते हैं। अदरवाइज वो बाल लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और कभी नहीं जाते। तो डॉक्टर सुनील, मान लीजिए आज अगर किसी का गंजापन है और उसने ट्रांसप्लांट कराया, कब तक उसके बाल आ जाएंगे? बाल आने में टाइम लगता है। ये इस तरह से जैसे हमने फसल लगाई है, हमने बीज लगाए हैं। अच्छा। सो बाल आना शुरू होते हैं 3 महीने से, लुक चेंज होता है 6 से 7 महीने पे। अच्छा। वो भी 60-70% रिजल्ट होता है टोटल का। फाइनल रिजल्ट जो आता है, पूरी जो ग्रोथ होती है वो 9 से 12 महीने ले लेती है हेयर ट्रांसप्लांट। इस दौरान हमें डॉक्टर के पास जाना है हर महीने? नहीं, इसमें यूजुअली 2 से 3 विजिट्स रहती हैं, जिससे कि पेशेंट को प्रॉपर गाइडेंस मिलती रहे। वो भी हम यूजुअली इसलिए बुलाते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो एसेस कर सकें। कोटा से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी है। नमस्कार आरती जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल यह है कि जो हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं अपन, तो उसके लिए लॉन्ग लास्टिंग बना रहे हैं, तो उसके लिए मैं कुछ जान सकता हूँ? जी डॉक्टर साहब, एक तो बताइए कौन सी उम्र का व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि ये 32 के हैं और एक बार कराया तो कब तक चलेगा ये ट्रांसप्लांट? देखिए, एज की बात अगर हम करें हेयर ट्रांसप्लांट के लिए तो ये ज़रूर है कि बहुत यंग एज पे 21-22 से पहले नहीं करवाना चाहिए। बट उसके बाद भी हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए आइडियल सिचुएशन यही है कि जो ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस है, डिग्री ऑफ बॉल्डनेस है, वो मीडियम रेंज में हो और आपका डोनर एरिया अच्छा होना चाहिए। अगर आसिफ की एज 32 है, आसिफ जी की एज 32 है और बॉल्डनेस अगर उनकी इनिशियल स्टेज में ग्रेड 3, 4, 5 तक है, तो एक तरह से वो आइडियल पेशेंट होते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। बिकॉज जो हेयर है वो स्टेबलाइज होना शुरू हो जाते हैं 30 साल की एज के आसपास। तो जो एक तरह से बॉल्डनेस सेट हो गई है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं करती है। तो बाल का वापस फ्यूचर में जाने का चांस या बॉल्डनेस का प्रोग्रेस होने का चांस बहुत कम हो जाता है। तो जब भी कोई आपके पास हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आता है तो वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको आप पहले चेक करते हैं और फिर एडवाइस करते हैं कि ये ट्रांसप्लांट होगा कि नहीं होगा? ये भावना जो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, बिकॉज ये सबसे ज़रूरी चीज़ है जो कि एक क्वालिफाइड सर्जन ही इवैल्यूएट कर सकता है। बिकॉज हर पेशेंट हेयर ट्रांसप्लांट का नहीं होता है।
हमें पेशेंट सिलेक्शन करना होता है कि जिन पेशेंट्स में हम रिजल्ट अच्छा दे सकें। उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कंसल्टेशन पे पेशेंट की हम मेडिकल हिस्ट्री एसेस करते हैं, पूरी मेडिकल फिटनेस एसेस करते हैं, पूरे टेस्ट कराते हैं कि पेशेंट को कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। देन स्कैल्प का एग्जामिनेशन करते हैं, ट्राइकोस्कोप से स्किन इवैल्यूएट करते हैं, हेयर क्वालिटी इवैल्यूएट करते हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जो बहुत सारी जगह पे मिस कर दिया जाता है, वो है डोनर एरिया का इवैल्यूएशन। डोनर एरिया यानी कि पीछे का वो एरिया जहाँ से हम बाल लेंगे, उसका इवैल्यूएशन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, बिकॉज वो ही बाल आगे प्रत्यारोपित होंगे और वो ही डिसाइड करेंगे कि कितना सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट होगा। जी डॉक्टर साहब, आप गुलाबी नगरी जयपुर से हैं, अब जयंत जी हैं जयपुर से ही फोन पर। हेलो, मेरा सवाल है कि ये ट्रांसप्लांट की जो प्रोसेस होती है ये सेफ होती है क्या लॉन्ग टाइम में? जी डॉक्टर साहब, डर रहता है कभी कभी ट्रांसप्लांट की प्रोसेस को लेके। देखिए ये बहुत अच्छी बात है ना, ये एक सर्जरी है, इसको सर्जरी की तरह ही लिया जाना चाहिए, इतना ही सीरियसली लिया जाना चाहिए और सर्जन से ही करवाना चाहिए। सो अगर आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर से कराते हैं, आप एक क्वालिफाइड वेल इक्विप्ड क्लिनिक में कराते हैं, तो हेयर ट्रांसप्लांट इज वन ऑफ द सेफेस्ट प्रोसीजर्स जो आपको लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स दे सकता है। क्योंकि कई बार डॉक्टर साहब ये डर होता है कि स्काल्प पे आप कर रहे हैं, कहीं ब्रेन पर असर तो नहीं पड़ जाएगा? नहीं, जो हेयर ट्रांसप्लांट में जो प्रोसीजर होता है, स्कैल्प की बहुत सारी लेयर्स होती हैं। अच्छा। ब्रेन तो बहुत डीप डेप्थ में होता है। जो प्रोसीजर हम करते हैं, आप इस तरह से समझिए कि जिस तरह से मैं स्किन को पिंच कर रहा हूँ, इतनी डेप्थ पे ही प्रोसीजर होता है। ब्रेन बहुत अंदर होता है और इससे कोई इफेक्ट नहीं आता है। इंजेक्शन लगते हैं इसमें? इंजेक्शंस लगते हैं। अच्छा, पेनफुल प्रोसेस तो नहीं होता? नहीं, इनिशियली 30-40 सेकंड्स के लिए थोड़ा पता लगता है पेशेंट को, जब हम, बिकॉज ये प्रोसीजर पूरा लोकल एनेस्थीसिया में होता है, पेशेंट फुली अवेक रहते हैं पूरा टाइम। अच्छा, तो इनिशियली 30-40 सेकंड्स उन्हें पता लगता है जब हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। उसके बाद उसके बाद इट्स अ वेरी स्मूथ जर्नी, पेशेंट सोते हैं आराम से, स्नोर करते हैं, कंफर्टेबली करवाते हैं प्रोसीजर। तो एक बार हेयर ट्रांसप्लांट हो गया मान लीजिए, तो क्या काम खत्म, या उसके बाद कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस लेनी है? जिसने ट्रांसप्लांट करवाया है, आप कुछ स्पेशल ऑयल्स या कुछ देते हैं, सीरम्स वगैरह? इनिशियल 15 डेज के लिए हम कुछ प्रिकॉशंस एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को। एक तो प्रॉपर क्लीनिंग होना चाहिए स्कैल्प का फॉर इनिशियल 15 डेज डेली। जेंटल मसाज, बहुत हार्श मसाज या बहुत तेज मसाज नहीं करना है 15 दिन। 15 दिन के बाद जैसे वो चाहें वैसे मसाज कर सकते हैं स्कैल्प के पे। और 15 डेज तक हम स्कैल्प को कवर करने के लिए बोलते हैं पेशेंट्स को। उसके अलावा अगर वो एक्सरसाइज या जिमिंग करते हैं हैवी, तो वो 3 से 4 हफ्ते का ब्रेक लेने को उन्हें बोलते हैं। इसके अलावा और कोई प्रिकॉशंस? जी, पंजाब चलते हैं जहाँ से प्रदीप जी हैं फोन लाइन पर। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आफ्टर ट्रांसप्लांट जो उसका कोई फेस पे या आइज पे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं पड़ता है? जी, आइज पर तो कोई असर नहीं पड़ता डॉक्टर साहब? प्रदीप जी, आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और बहुत लोगों का कंसर्न रहता है। बहुत सारी जो भ्रांतियां हैं हेयर ट्रांसप्लांट को लेके, उसमें एक ये भी है कि आइज बहुत क्लोज होती हैं स्कैल्प के, तो शायद प्रोसीजर से कुछ नेगेटिव इफेक्ट आता है। इस तरह की ये बिल्कुल ही सच नहीं है। आइज पे कोई इफेक्ट नहीं आता है हेयर ट्रांसप्लांट से। हाँ, ये ज़रूर है कि आप अच्छे दिखते हैं तो आपको अच्छा फील होता है उसके बाद। बिल्कुल, और यही कमाल है विज्ञान का कि कॉस्मेटिक सर्जरी आज आपको विकल्प देती है कि आप अपनी पर्सनालिटी में और कॉन्फिडेंस ऐड कर सकते हैं। चलिए, हमने बालों की बात तो की, अब नाक पे आते हैं, राइनोप्लास्टी। तो क्या नोज़ की सर्जरी भी कॉमन है? जी, अब जो सोशल मीडिया का ट्रेंड और अवेयरनेस बढ़ रहा है, उसकी वजह से पिछले 5 से 7 साल में राइनोप्लास्टी, जो कि नोज जॉब जिसे हम कहते हैं लेमन लैंग्वेज में, उसका ट्रेंड भी काफ़ी बढ़ रहा है। सो नोज़ की शेप अगर कोई इंप्रूव करवाना चाहते हैं तो राइनोप्लास्टी से बहुत इजीली। तो शेप इंप्रूव कराने की ज़रूरत क्यों लगती है? देखिए, ये जो एक ब्यूटी का कॉन्सेप्ट है ना, ये चल तो पुरातन काल से रहा है। अच्छा। है ना, लेकिन अब जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, चीज़ें चेंज हो रही हैं, सबको अच्छा दिखने की एक ललक रहती है। तो और विद सोशल मीडिया का जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, वो एक डेफिनेटली। तो फिर आप क्या करते हैं? मान लो मेरी नाक ऐसे और मैं चाहता हूँ थोड़ी सी और पैनी हो जाए, फिर कैसे करेंगे आप? नोज में कंपोनेंट्स होते हैं अलग अलग तरह के, बोन, स्किन, कार्टिलेज। तो वो जो स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क होता है उसी को ऑल्टर करते हैं। अगर आपको चाहिए कि नोज मेरी पॉइंटेड चाहिए, तो उसको सेंटर में लाके स्टिच कर देते हैं, जिससे कि पॉइंटेड हो जाती है। अच्छा, मेरी सांसों पे असर तो नहीं पड़ता? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। इनफैक्ट सेप्टोराइनोप्लास्टी एक प्रोसीजर होता है जिससे कि ब्रीदिंग भी इंप्रूव कर जाती है। अच्छा जी। लेकिन जब कोई हम कॉस्मेटिक सर्जरी की बात करते हैं, तो बेसिकली जो ट्रॉमा से गुजरे हैं, किसी का बर्न है, कोई इंजरी है, तो एक तरीके से स्ट्रक्चर को रीबिल्ड, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए और कॉन्फिडेंस वापस पहुंचाने के लिए ये सर्जरी जो है इसको इजाद किया गया। तो अब जब आपके पास लोग अपनी नॉर्मल अच्छी खासी सुंदर नाक है, उसको लेकर भी वो लंबा चौड़ा जैसा मर्जी कराना चाहते हैं, कैसे आप उनको क्या आप उनको कुछ गाइड करते हैं, कुछ काउंसिल करते हैं, पहले कैसे समझाते हैं? देखिए, साइंटिफिकली
बॉडी के हर पार्ट का एक एस्थेटिक डेफिनेशन है, एस्थेटिक प्रोपोर्शन है। अगर वो उस एस्थेटिक प्रोपोर्शन से बाहर निकलती है चीज़, तो पेशेंट्स को भी बॉदर करती है कि हाँ ये मेरी चीज़ ठीक नहीं है, इसे मैं और अच्छा। एंड देन आजकल विद लेटेस्ट टेक्निक्स एंड एडवांसेस हर चीज़ इंप्रूव की जा सकती है, प्रोवाइडेड पेशेंट जो है उनकी जो अंडरस्टैंडिंग हो वो क्लियर हो और उन्हें प्रोज एंड कॉन्स पता हो प्रोसीजर। जी डॉक्टर साहब, सिटी ऑफ पर्ल्स हैदराबाद चलते हैं जहां से आकाश जी हैं फोन लाइन पर। हेलो। मेरा सवाल ये है कि 2012-13 में मेरा हेयर ट्रांसप्लांटेशन हुआ था। अच्छा। और फिनैक्स टैबलेट कंटिन्यू लेने के लिए बोला लाइफ लॉन्ग। ओके। तो फिर मैंने फ्रेंड से भी पूछा, तो उन्होंने बोला कि नहीं लेना चाहिए, तो क्या लेना चाहिए? थैंक यू डॉक्टर साहब। हेयर ट्रांसप्लांट में बाद में दवाई का क्या काम है? देखिए, दवाइयों का जो मेजर रोल रहता है जी, ठीक हो सकता है क्या कॉस्मेटिक सर्जरी? प्रकाश जी ने जो क्वेश्चन पूछा है, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मेडिसिन्स लाइफ लॉन्ग नहीं चलती हैं। हाँ, मेडिसिन्स चलती हैं अगर पेशेंट के स्कैल्प पे कॉम्बिनेशन है, मतलब कॉम्बिनेशन इन द सेंस कि आपका ट्रांसप्लांट हुआ है कुछ एरिया और कुछ एरिया में आपके एग्जिस्टिंग हेयर हैं। तो जो एग्जिस्टिंग हेयर हैं उनको बेटर करने के लिए डेफिनेटली कुछ समय के लिए 1.5 साल 2 साल तक मेडिसिन चल सकती हैं, बट इतना लंबा टाइम 2012 से अभी तक कह रहे कोई निशान भी है, निशान भी पड़ जाते हैं क्या कोई? नहीं, अगर प्रॉपरली किया जाए तो ये एक तरह से मिनिमल चोट का स्कारिंग। निशान है तो क्या उस पे कॉस्मेटिक सर्जरी होगी? अगर स्कार है किसी हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से नहीं होना चाहिए, बट किसी भी वजह से अगर स्कार है तो डेफिनेटली कॉस्मेटिक सर्जरी से वो खत्म नहीं हो सकता, इम्प्रूव किया जा सकता है 60-70%। जी डॉक्टर साहब, और कौन कौन से एरियाज हैं जहां पेशेंट्स आते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए? हेयर से लेके टो तक। अच्छा जी। बिल्कुल, नेल तक, टो जैसे? नेल तक। जैसे अगर हम फेस की बात करें तो आईब्रोज के लिए आते हैं पेशेंट्स, अराउंड आई एरियाज के लिए आते हैं ब्लेफेरोप्लास्टी, राइनोप्लास्टी जैसे आपने बताई दिया, फेस लिफ्ट के लिए आते हैं, लिप थिक या थिन कराने के लिए आते हैं, चिन ऑगमेंटेशन, फैट रिडक्शन के लिए भी? फैट रिडक्शन, लाइपोसक्शन के लिए भी काफ़ी पेशेंट्स आते हैं। लाइपोसक्शन टेक्निक सेफ है, कैसे करते हैं वो? बिल्कुल, अगेन देखिए, इन सब चीज़ों में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू हेयर ट्रांसप्लांट और कॉस्मेटिक सर्जरी। एक तो पेशेंट सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है और कौन कर रहा है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है तो जानना। लाइपोसक्शन टेक्निक है क्या, कैसे आप फैट रिमूव करते हैं? लाइपोसक्शन में सबसे पहला है पेशेंट सिलेक्शन। अगर एक आइडियल पेशेंट है लाइपोसक्शन के लिए, तो उनके केस में हम बहुत छोटे छोटे कट्स लगाते हैं 2 से 3 mm के, और ट्यूब्स होती हैं बहुत फाइन 3-4 mm की, वो स्किन के नीचे इंसर्ट करते हैं, स्किन और मसल के बीच में। वो ट्यूब्स अल्ट्रासोनिक रेज एमिट करती हैं जिससे फैट इमल्सिफाई हो जाता है, फैट एक तरह से गल जाता है। तो ये फैट कहाँ, बेली में या कहाँ पे फैट? बॉडी के किसी भी एरिया में अगर लोकलाइज्ड एक्सेस फैट है तो उस एरिया का लाइपोसक्शन किया जा सकता है। तो फिर वो जो स्किन है, क्या रिंकल्स नहीं आएंगे उस पे, और आएंगे तो फिर क्या किया जाएगा? बिल्कुल, ये बहुत अच्छी चीज़ आपने पूछी। पेशेंट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी बहुत ही बल्की पेशेंट का, बहुत ही फैटी पेशेंट का लाइपोसक्शन करते हैं तो ये सब प्रॉब्लम ज़्यादा आती हैं, और इनफैक्ट वो पेशेंट्स आइडियल पेशेंट्स नहीं होते हैं लाइपोसक्शन के लिए, बिकॉज लाइपोसक्शन वेट लॉस का तरीका नहीं है, लाइपोसक्शन बॉडी कंटूरिंग का तरीका है। कोई अगर अच्छे से डाइटरी रेजिम फॉलो कर रहे हैं, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर उनका फैट नहीं जा रहा है लोकलाइज्ड एरिया से बॉडी के, देन दे आर द आइडियल कैंडिडेट्स फॉर लाइपोसक्शन। जी बिल्कुल, लेकिन जैसा डॉक्टर सुनील ने कहा कि बहुत ज़रूरी है कि इसका प्रॉपर रेगुलेशन हो, पेशेंट सेफ्टी को प्रायोरिटी दी जाए, साइंस का एक विकल्प है, सोच समझकर आप अच्छे डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। आज कार्यक्रम में आके चर्चा करने के लिए डॉक्टर सुनील अरोड़ा, आपका बहुत बहुत आभार। Thank you so much. थैंक यू।